राजस्थान की तपती दोपहरों और रेत से भरे रास्तों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां धन्ना और उसकी पत्नी सोनू पिछले 5 सालों से कपड़े धोने का काम कर रहे थे। धन्ना 12वीं पास भी नहीं था, न ही सोनू कभी स्कूल जा पाई थी, लेकिन पेट की भूख और जिंदगी की जरूरतें उन्हें रोज सुबह उठाकर गांव के घर घर ले जाती, जहां वे लोगों से गंदे कपड़े इकट्ठा करते, फिर दिन भर धोते, सुखाते और प्रेस करके वापस पहुंचाते। धीरे धीरे ये काम उनका रोज का धर्म बन गया था। कोई उन्हें धोबी कहता, कोई बाय, लेकिन वे खुद को मेहनती इंसान समझते थे और यही उनकी इज्जत थी। पर कहानी यहीं तक सीमित नहीं थी। एक रात कुछ बदला। एक और गर्म दिन के बाद जब धन्ना कपड़े बांधकर अपनी पत्नी के साथ लौट रहा था, तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। वह धूप में झुलसी फटे घूंघट में बैठी थी। उसने धीरे से आवाज दी, ओ धोबी, मेरे भी कपड़े ले जा, धो देना। धन्ना ने सिर झुकाकर कहा, मां जी, आप कहाँ रहती हैं? मैं कल सुबह आ जाऊंगा लेने। बूढ़ी औरत ने सिर्फ इतना कहा, मैं पीपल वाले श्मशान के पास रहती हूँ, वहीं पहुंचा देना। सोनू ने उसका हाथ दबाया। श्मशान के पास? ये कौन कपड़े धुलवाता है वहां से? लेकिन धन्ना ने सोचा, काम तो काम है, कपड़े ले जाते हैं। अगले सुबह धोबी जल्दी उठता है और बुढ़िया ने जहां उसे बताया था, कब्रिस्तान के पास उसका घर है, वहां जाता है। वहां पर एक कब्रिस्तान के बीचों बीच एक झोपड़ी होती है। धोबी देखता है कि आसपास चारों तरफ सिर्फ कब्रें हैं और उनके बीच अकेली एक झोपड़ी। वह डरते डरते झोपड़ी का गेट खटखटा देता है। कुछ ही देर में बुढ़िया गेट खोलती है। धोबी को देखकर बोलती है, आओ बेटा, आ जाओ अंदर, और मैंने कपड़े निकाल कर रखे हैं, धोकर शाम तक मुझे दे जाना। झोपड़ी के अंदर अजीब सी बदबू थी, जैसे गीली मिट्टी, धुआं और पुराने फूलों की सड़ांध। झोपड़ी के कोने में एक पुरानी पेटी रखी थी, जिसमें सफेद साड़ी, 2 कुर्ते और एक छोटे बच्चे का झूला पड़ा था। सब कपड़े बहुत गंदे और खून जैसे लाल रंग में सने हुए थे। बुढ़िया ने धीरे से कहा, इनमें से किसी कपड़े को सूरज ढलने से पहले मत सूखने देना, वरना जो सूखेगा वो जिंदा हो जाएगा। धोबी कुछ नहीं बोला, बस कपड़े उठाए और वापस चल दिया। धोबी बुढ़िया के कपड़े धोता है और उसमें से एक अजीब सी खुशबू निकलती है। धोबी को लगता है, हो सकता है इत्र लगा हो और पानी में मिलाने से खुशबू फैल गई हो। वो इसे नजरअंदाज कर देता है। धोबी कपड़े अच्छे से धोकर सुखाता है और फिर शाम को बुढ़िया के घर देने के लिए निकलता है। शाम का वक्त होता है, हल्का सा अंधेरा हो चुका होता है। धोबी को कब्रिस्तान में जाने से थोड़ा डर लग रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करता है और झोपड़ी के पास पहुंचकर गेट खटखटाता है। अंदर से ही बुढ़िया की आवाज आती है, बेटा, कपड़े बाहर रख दो चल, और कपड़े ले जाना सुबह। धोबी कुछ नहीं बोलता, कपड़े गेट के बाहर रख देता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। अगले दिन सुबह फिर धोबी कब्रिस्तान जाता है। गेट खटखटाता है। बुढ़िया गेट खोलती है और इस बार बहुत सारे कपड़े धोने के लिए दे देती है। वो कहती है, बेटा, सूरज ढलने के बाद ही इनको सुखाना। धोबी कुछ नहीं बोलता, कपड़े उठाता है और वहां से चला जाता है। धोबी कपड़े धोता है, फिर उसी तरह कपड़ों में से खुशबू आने लगती है, वही अजीब सी, मीठी लेकिन थोड़ी भारी खुशबू। इस बार धोबी को थोड़ा शक होता है, कपड़े धोते हुए खुशबू आ रही है, ये कौन सा इत्र है जो गंदगी में भी महकता है? और फिर वो सोचता है, बुढ़िया हमेशा सूरज ढलने के बाद ही कपड़े सुखाने को क्यों बोलती है? कहीं ये कपड़े किसी इंसान के नहीं? उसका मन डर और शक से भर जाता है, लेकिन वो फिर भी चुप रहता है। धोबी सोचता है, बुढ़िया अकेली रहती है तो फिर इतने सारे कपड़े किसके हैं? इतने सुंदर सुंदर, चमकदार, खुशबूदार कपड़े, ये तो किसी अमीर घर की औरतों जैसे लगते हैं। धोबी के मन में आता है कि बुढ़िया के घर जाऊंगा तो पूछूंगा कि आपके साथ कौन कौन रहता है। शाम को धोबी फिर कपड़े देने के लिए कब्रिस्तान जाता है। झोपड़ी के पास पहुंचकर गेट खटखटाता है। अंदर से बुढ़िया की वही जानी पहचानी आवाज आती है, बेटा, वहीं रख दो और सुबह कपड़े ले जाना। धोबी वैसा ही करता है, कपड़े रखता है और चुपचाप वापस आ जाता है। लेकिन इस बार वो सोचता हुआ आता है, मुझे शाम को गेट नहीं खोलती, लेकिन सुबह खोलती है। क्यों? धोबी के मन में अब शक गहराता है। वो तय करता है, अब की बार सुबह जाऊंगा कपड़े लेने और तब पूछूंगा कि आपके साथ कौन कौन रहता है और ये इतने सुंदर कपड़े किस किस के हैं। धोबी अगले दिन फिर कपड़े लेने जाता है। गेट खटखटाता है। बुढ़िया गेट खोलती है और अब की बार 3 गुना ज्यादा कपड़े देती है। धोबी चौंक जाता है इतने सारे कपड़े देखकर,
तभी धोबी बुढ़िया से पूछता है, माँ जी, ये कपड़े किसके हैं? इतने सारे? आप तो अकेली रहती हैं। बुढ़िया बोलती है, बेटा ज्यादा मत सोच, कपड़े धोकर शाम को ले आना, और याद रख सूरज ढलने के बाद ही सुखाना, उससे पहले नहीं। धोबी कुछ नहीं बोलता, कपड़े उठाता है और चुपचाप चला जाता है। धोबी जब कपड़े धोता है फिर वही अजीब मीठी लेकिन भारी खुशबू आती है। इस बार धोबी डरता नहीं, वो सोचता है सब वहम होगा, और इस बार वो कपड़े सूरज की रोशनी में ही सुखा देता है। शाम को जब कपड़े देने जाता है, गेट खटखटाता है। अंदर से बुढ़िया गुस्से में चिल्लाती है, तुझसे कहा था ना सूरज की रोशनी में मत सुखाना, सूरज ढलने के बाद सुखाना, और तूने सूरज की रोशनी में कपड़े सुखा दिए। अब तू बचेगा नहीं, वो आ जाएगा, तुझे खा जाएगा। धोबी डर से कांप उठता है, कपड़े वहीं गेट के बाहर छोड़ता है और भाग जाता है। धोबी घर आकर बिस्तर पर लेट तो जाता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार वही बुढ़िया की गुस्से भरी आवाज गूंजती है, अब तू बचेगा नहीं, वो आ जाएगा, तुझे खा जाएगा। रात के करीब 2:30 बजे धोबी की नींद खुलती है। कमरे में अजीब सी खुशबू फैली होती है, वही जो कपड़ों में आती थी, लेकिन अब कहीं ज्यादा तेज और गाढ़ी। धोबी उठता है, देखता है, कमरे में कुछ भी नहीं, लेकिन खिड़की के पास कोई साया खड़ा है। वो लंबा, बिल्कुल काला, इंसानी आकृति जैसा, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। साया धीरे धीरे खिड़की से हटता है और कमरे के अंदर आता है। धोबी का शरीर हिल नहीं पा रहा, जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। साया उसके पास आता है और बहुत धीमे स्वर में कहता है, तूने मेरी चादर को सूरज की रोशनी में सुखाया है, अब तेरा समय खत्म। धोबी के चेहरे पर जैसे कुछ गर्म गिरता है। वो डर से चिल्लाना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकलती। कमरे की दीवारों पर अब कपड़े टंगे हुए दिखते हैं, गंदे, खून से सने हुए, और एक एक कपड़े में से कोई आंखें झांक रही होती हैं। अचानक बिजली चली जाती है, पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है, और फिर धोबी की चीख सुनाई देती है, लेकिन वो चीख इंसानी नहीं होती। धोबी जैसे तैसे करके रात काट लेता है। वो डर और थकान से टूटा हुआ होता है, लेकिन सुबह सुबह उठकर सीधे अपने एक दोस्त के घर जाता है। वहां पहुंचकर वो सारी बात उसे बता देता है। मैं पिछले 4 दिन से एक बुढ़िया को कपड़े धोकर दे रहा हूं। वो कब्रिस्तान के बीचों बीच झोपड़ी में रहती है। कपड़े बहुत सुंदर होते हैं, खुशबूदार, पर कुछ अजीब सा है सब। कल रात कोई साया। उसका दोस्त कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, कब्रिस्तान में बीचों बीच कोई झोपड़ी नहीं है क्या? धोबी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्त फिर कहता है, मैं यहीं पैदा हुआ हूं, मैं उस कब्रिस्तान को बचपन से देखता आया हूं। वहां तो बस पुराने मुर्दे गड़े हुए हैं, सैकड़ों साल पुरानी कब्रें हैं वहां, पर कोई झोपड़ी नहीं है, वहां कोई नहीं रहता। धोबी घबराकर कहता है, नहीं नहीं, मैं खुद वहां गया हूं, 3-4 दिन से कपड़े लेकर आ रहा हूं। बुढ़िया मिलती है, बोलती है, बेटा कपड़े धोकर ले आना। दोस्त गंभीर होकर कहता है, तू जो सोच रहा है वो अगर सच है तो फिर तू इन दिनों किसी जिन्न या आत्मा के साथ संपर्क में था, और अब वो तुझसे नाराज है। धोबी दोस्त की बात सुनकर डर जाता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। घबराकर कहता है, तो क्या मैं जिन्न के संपर्क में था? अब क्या होगा, मैं कैसे बचूंगा इस मुसीबत से? दोस्त उसे शांत करते हुए कहता है, चल एक बाबा के पास चलते हैं। दोनों मिलकर गांव से बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठने वाले बाबा के पास जाते हैं। बाबा आंखें बंद करके बैठा होता है। जैसे ही धोबी उनके पास पहुंचता है, बाबा आंखें खोलते हैं और बस उसे एक नजर देखकर सब समझ जाते हैं। बाबा गंभीर आवाज में कहते हैं, तेरे पीछे एक जिन्नात पड़ गया है, तूने उसके कपड़े सूरज की रोशनी में सुखा दिए, इसलिए अब वो तुझसे नाराज है और तुझे छोड़ेगा नहीं। धोबी बाबा से रोते हुए कहता है, बाबा मुझे बचा लो उस जिन्न से। बाबा बोलते हैं, एक काम कर, कब्रिस्तान जा और उस झोपड़ी के पास की मिट्टी ले आ, सिर्फ वहीं की मिट्टी उस जिन्न को बांध सकती है। धोबी बाबा की बात सुनकर डर जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैं तेरे साथ चलूंगा, डर मत। धोबी सहमते हुए कहता है, ठीक है। दोनों फिर से कब्रिस्तान की ओर निकलते हैं। जब वे कब्रिस्तान पहुंचते हैं और उसी जगह जाते हैं, तो धोबी की बताई झोपड़ी को देखकर उसका दोस्त हक्का बक्का रह जाता है। ये क्या है? यहीं तो मैं रोज आता जाता हूं, इस झोपड़ी को मैंने पहले कभी नहीं देखा। धोबी डरते हुए बोलता है, यही है,
यही वो जगह है। दोनों धीरे धीरे झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। चारों ओर अजीब सी हवा चल रही होती है। पेड़ की डालियां सरसराने लगती हैं। जैसे ही वे झोपड़ी के पास की मिट्टी उठाते हैं, एक जोरदार चीख गूंजती है। यहां से निकल जाओ, नहीं तो खा जाऊंगी। मिट्टी का रंग अचानक लाल होने लगता है, जैसे खून से सनी हो। लेकिन दोनों डर को दबाकर जल्दी से मिट्टी उठाते हैं और दौड़ते हुए वापस बाबा के पास पहुंच जाते हैं। दोनों की सांसें तेज चल रही होती हैं। धोबी का चेहरा पसीने से भीगा होता है। बाबा मिट्टी को देखते ही आंखें बंद कर लेते हैं। फिर अचानक जोर से चिल्लाते हैं, तुम लोग उस जगह से सही मिट्टी लेकर आए हो। अब जिन्न को कैद किया जा सकता है। बाबा एक पुरानी तांबे की कलश निकालते हैं और उस मिट्टी को उसमें डालते हैं। फिर कुछ अरबी में तंत्र मंत्र पढ़ते हैं। हवा एकदम भारी हो जाती है। कलश के पास रखी लाल अगरबत्ती काली हो जाती है। तभी मिट्टी में से धुआं निकलने लगता है और उस धुएं में जिन्न की भयानक चीख गूंजती है, मुझे क्यों बांध रहे हो? ये धोबी मेरी गलती का हिसाब देगा। बाबा जोर से दहाड़ते हैं, तू रूहों की दुनिया में था, इंसानी दुनिया के नियम नहीं जानता। लेकिन अब इस कलश में तेरा वास होगा। जब तक ये मिट्टी पानी नहीं छुएगी, तू कैद रहेगा। जिन्न की चीखें और तेज होने लगती हैं। धोबी और उसका दोस्त पीछे हट जाते हैं। कलश कांपने लगता है। जमीन पर दरारें दिखने लगती हैं, लेकिन बाबा अडिग रहते हैं। आखिरकार सब कुछ शांत हो जाता है। कलश धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और जिन्न की आवाज एक आखिरी बार सुनाई देती है, मैं लौटूंगा जब कोई मेरी चादर को फिर सूरज की रोशनी में सुखाएगा। धोबी घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बाबा से कहता है, बाबा आपने मेरी जान बचा ली। बाबा बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, याद रख बेटा, हर कपड़े के पीछे एक कहानी होती है और कभी कभी वो कहानी बस धो देने से नहीं जाती। धोबी अपने घर लौट आता है। अब वो फिर से कपड़े धोने का काम करता है, पर अब वो सूरज की रोशनी में कोई अनजाना कपड़ा नहीं सुखाता। और उस तांबे के कलश को बाबा ने गांव के श्मशान के पीछे एक गड्ढे में गाड़ दिया, काले धागों और नींबू मिर्च से बांधकर। लेकिन कहते हैं, हर गुरुवार की रात उस गड्ढे से फिर से वही खुशबू उठती है, जैसे कोई चुपचाप अपनी चादर वापस मांग रहा हो।